गायत्री अपने बेटे सूरज और निशा के साथ रहा करती थी। गर्मी ने तो मानो चारों तरफ अपना कोहराम मचा रखा था। घर से बाहर निकलने का तो जैसे दिल ही नहीं कर रहा था। कोई भी काम करने से गर्मी और ज्यादा लगने लगती थी। एक तरफ गायत्री जून की गर्मी से परेशान थी, तो दूसरी तरफ वह अपनी बेटी के गंवारपन से परेशान थी। एक दिन वह अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो देखती है कि वह कमरे का फैन बंद करके कपड़े से खुद को हवा कर रही है। यह देखकर गायत्री बोलती है, जब घर में पंखा लगा हुआ है तो तुझे कपड़े से हवा करने की क्या जरूरत है, गवार कहीं की। माँ, मैं गवार नहीं हूँ, बल्कि बहुत समझदार हूँ। मैंने पंखा इसलिए बंद किया है क्योंकि वो गर्म हवा फेंक रहा था। अच्छा, पंखा गर्म हवा फेंक रहा था तो तूने पंखा बंद कर दिया, तो ये कपड़ा क्या ठंडी हवा फेंक रहा है? हाँ माँ, मैंने इस कपड़े को ठंडे पानी से भी भिगोया है। मूर्ख लड़की, ठंडे पानी में कपड़े भिगाने की क्या जरूरत थी? इससे अच्छा तो तू जाकर कूलर में बैठ जाती। जब देखो तब उल्टे काम करती रहती है। माँ, जब देखो तब आप मुझे डांटती रहती हैं और भैया से इतने प्यार से बात करती हैं आप। क्योंकि भैया तुझे तेरी तरह अपने बेवकूफ पने से परेशान नहीं करता है, बल्कि कमाकर इस घर की जिम्मेदारियाँ उठाता है। आपको तो बस भैया की तारीफ करने का बहाना चाहिए होता है। मैं तो हमेशा आपको पागल ही दिखाई देती हूँ। ठीक है, अब मुझे ये भाषण मत दे। तेरे भाई के ऑफिस का समय हो रहा है, जा उसके लिए खाना बना दे। माँ, जून की इस तपती गर्मी में मैं रसोई में खाना नहीं बनाने वाली हूँ, नहीं तो मैं मरी जाऊंगी खाना बनाते बनाते। गर्मी है तो क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे? तू क्या बिना खाए पिए रह लेगी? माँ, मैंने कब बोला कि मैं खाना नहीं खाऊंगी? मैंने तो बस इतना बोला है कि मैं खाना नहीं बनाऊंगी। गायत्री को गुस्सा आ जाता है और वह चुपचाप वहां से चली जाती है और रसोई में अपने बेटे के लिए खाना बनाने लगती है। कुछ देर बाद सूरज निशा के कमरे में जाता है, जहां वह देखता है कि निशा पूरे बिस्तर पर बर्फ रख के बैठी हुई है। यह देखकर सूरज बोलता है, छोटी, ये क्या कर रही है तू? तू बिस्तर पे बर्फ क्यों रख रही है? वैसे गर्मी कम है क्या जो तू उसको बढ़ा रही है? भाई, मैं गर्मी नहीं बढ़ा रही हूँ, बल्कि कम कर रही हूँ। बर्फ रखने से पूरा बिस्तर ठंडा हो जाएगा, फिर मैं आराम से सोऊंगी। तेरा दिमाग खराब हो चुका है और कुछ भी नहीं। अरे बर्फ रखने से ना पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा, और बिस्तर गीला होगा और तू सोएगी तो तू भी गीली हो जाएगी, और तू गीली हो गई और गर्मी इतनी है तो इसके कारण बाद में तुझे खुजली, दाने, ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, और उसकी जलन इस गर्मी के जलन से ज्यादा होगी। भैया, आप कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं बहुत समझदार हूँ। अभी देखना, पूरा बिस्तर कितना ठंडा हो जाएगा। तेरे इस कारनामे को देखकर ना मुझे अच्छे से पता चल गया है कि तू कितनी समझदार है। भगवान ही जाने किसकी किस्मत में तू लिखी हुई है। भैया, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप मुझे ऐसे ताने मार रहे हो? तूने कुछ नहीं किया है मेरी बहन, मैं ही पागल हूँ जो तुझे समझा रहा हूँ। अब कुछ नहीं कहूँगा, तुझे जो करना है तू कर। सूरज इतना कहकर निशा के कमरे से बाहर चला जाता है और देखता है कि उसकी माँ रसोई में खाना बना रही है। तभी वह उनके पास जाता है। माँ, जो कुछ भी बनाए ना जल्दी से मुझे दे दो। वैसे भी इस जून में इतनी गर्मी होती है। 8 बज गए हैं, लेकिन लग रहा है 2 बज रहे हैं, और 8 बजे ये हाल है तो भगवान ही जाने 2 बजे क्या होगा। बेटा क्या करे, इस तपन से बचने का हमें तो कोई उपाय भी नहीं मिल रहा है। ये सब बस भगवान का प्रकोप है जो हम पर आग बनकर बरस रहा है। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। आजकल गर्मी का तापमान कुछ ज्यादा ही हो चुका है। गर्मी के कारण ना बहुत ज्यादा लोग ना बीमार हो चुके हैं। हाँ बेटा, कल मैं दोपहर के समय कुछ सामान लेने के लिए बगल वाली दुकान पर गई थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं जल के राख हो जाऊंगी। मैं तुरंत घर में आ गई। माँ, सुबह के समय इतनी ज्यादा गर्मी का तापमान बढ़ चुका है तो दोपहर में क्या होगा? आप एक काम कीजिएगा, दोपहर के समय में ना आप घर से मत निकलिएगा। आपको कुछ लाना भी होगा या कुछ करना भी होगा ना काम, तो दोपहर के बाद कीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं सभी चीजों का ध्यान रखूंगी। वैसे तेरी बहन क्या कर रही है? कोई कांड तो नहीं कर रही है ना? माँ, ऐसा हो सकता है कि वो अकेली हो और कोई कांड ना हो। अरे पूरे बिस्तर पे बर्फ ही बर्फ है, उसके बिस्तर पे बर्फ डाल के ठंडा कर रही है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? तूने उसको मना नहीं किया। अरे बर्फ से पूरा बिस्तर गीला हो जाएगा, उसके बाद उसमें से जो आग निकलेगी उसमें ना तो बैठा जाएगा और ना ही लेटा जाएगा। माँ, मैंने उसे बहुत मना किया, समझाया, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं है। अब मैं क्या ही बोलता उससे।
बहस करता तो सही भी नहीं लगता, इसलिए मैं आ गया क्योंकि मुझे देर हो रही थी ऑफिस जाने के लिए। कोई बात नहीं बेटा, तू नाश्ता कर ले और जा, इसको तो मैं बताती हूँ। सूरज कुछ देर बाद नाश्ता करके अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ गायत्री गुस्से में निशा के कमरे में जाती है और उसे गीले बिस्तर पर लेटे देखकर बोलती है, नालायक, तूने ये क्या किया? पूरा बिस्तर गीला करने के लिए तुझे किसने कहा था? खुद ही महसूस कर, इस कमरे में कितनी तपन हो रही है। माँ, ये तपन मेरे बर्फ रखने या बिस्तर गीला करने की वजह से नहीं हो रही है, बल्कि जून की गर्मी की वजह से हो रही है। जून तो अभी शुरू हुआ है, आगे देख अभी और कितनी गर्मी पड़ने वाली है। देख, मैं तुझे अभी भी समझा रही हूँ कि इन उल्टी सीधी हरकतें मत कर, जिनकी वजह से मेरा खून जले। कोई भी काम करने से पहले दिमाग लगा लिया कर, जो कि भगवान ने तुझे देकर छीन लिया है। ठीक है माँ, अब आप गुस्सा मत करिए, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। इस जून की गर्मी से बचने के लिए मुझे यही उपाय ठीक लगा तो मैंने कर लिया। मुझे क्या पता था कि इस चीज से पूरे कमरे में गर्मी बढ़ जाएगी। कोई भी गलत काम करने से पहले तुझे सोचना तो होता नहीं है। अरे नहीं सोचा होता तो कम से कम किसी से पूछ लिया कर। गायत्री निशा को बड़बड़ा कर वहां से चली जाती है, लेकिन निशा की आदत कहाँ ही मानने वाली थी। वह हमेशा कोई ना कोई ऐसा काम कर ही देती थी जिसकी वजह से उसे अपनी माँ से सुबह शाम सुनना ही पड़ता था। शाम को सूरज ऑफिस से घर आता है और अपनी माँ से बोलता है, माँ गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है, मैं नहीं खा पाऊंगा कुछ। अगर कुछ बनाना ही है, आप चाहती हो मैं कुछ खाऊं, तो एक काम कीजिएगा, थोड़ा खट्टा सांभर बना दीजिएगा, क्योंकि खट्टा सांभर पीने से गर्मी थोड़ी कम लगती है। ठीक है बेटा, मैं अभी तेरे लिए खट्टा सांभर बनाती हूँ। वैसे सच कहूँ तो मेरा भी कुछ खाने का मन नहीं है, मैं भी वही सांभर पी लूंगी, बस बहुत गर्मी हो रही है। माँ क्या करे, इतनी गर्मी है इस टाइम और ज्यादा कुछ खाया भी नहीं जाता है और खाना भी ना जहर लगता है, और कुछ पीने को मिल जाता है ना तो राहत मिलती है। तो खाने से अच्छा तो कुछ पिया करो। अच्छा हुआ तू खुद ही आ गई, वैसे भी मैं तुझे आवाज लगाने ही वाली थी। क्या हुआ माँ, कोई काम था क्या मुझसे आपको? हाँ बुलाया था, सुबह का खाना तो मैंने बना दिया था, लेकिन अभी शाम का कुछ भी नहीं बनाना है सिवाय सांभर के। तो तू एक काम कर, रसोई में जा और थोड़ा खट्टा सांभर बना ले, क्योंकि उसे खाने से गर्मी कम लगेगी। ये काम तो ठीक से कर लेगी ना तू? हाँ हाँ माँ, बिल्कुल कर लूंगी। ये तो बहुत छोटा सा काम है, ये तो मैं चुटकी बजाते कर लूंगी। निशा रसोई में जाती है और अपनी माँ के कहे अनुसार सांभर बनाने लगती है। तभी उसे अपने मन में याद आता है, माँ ने कहा था कि खट्टा सांभर पीने से गर्मी नहीं लगती है, और इस टाइम तो जून की कड़कड़ाटी गर्मी है। एक काम करती हूँ, सारी इमली डाल देती हूँ, जितना ज्यादा सांभर खट्टा होगा उतनी ही गर्मी कम लगेगी। निशा रसोई में जितनी भी इमली रखी थी वह सारी उठाकर सांभर में डाल देती है, जिसके कारण सांभर खट्टा नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा खट्टा हो जाता है। और जब सूरज और गायत्री सांभर पीने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो निशा उन्हें गर्मा गर्म सांभर परोसती है। गायत्री जैसे ही सांभर का पहला चम्मच अपने मुंह में डालती है तो वह बोलती है, नालायक, तूने ये खट्टा सांभर बनाया है या इमली का सांभर बनाया है? इसमें खट्टे के अलावा बाकी किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूँ तेरा? माँ मैं क्या करूँ, आपने ही तो बोला था कि खट्टा खाने से गर्मी नहीं लगती है, तो मैंने सोचा सांभर जितना खट्टा होगा आप लोगों को उतनी ही गर्मी कम लगेगी, तो मैंने सारी इमली डाल दी इसमें। अच्छा किया ना मैंने। निशा की बात सुनकर गायत्री और सूरज एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। एक तरफ दोनों जून की गर्मी से परेशान थे तो दूसरी तरफ निशा की बेवकूफियां उनका पारा और बढ़ा देती है। किशनगढ़ नाम का एक गांव था जहां पर राम प्रकाश नाम का आदमी अपनी पत्नी सरिता और बेटी चंचल के साथ रहता था। राम प्रकाश गुब्बारा बेचा करता था और उसे जो भी मुनाफा होता उससे अपना घर चलाया करता। एक दिन राम प्रकाश गुब्बारे बेचने जाता है। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, रंग बिरंगे गुब्बारे, लाल नीले पीले गुब्बारे। ऐसे ही एक गांव दूसरे गांव में घूम घूम कर गुब्बारा बेचा करता था वो, और फिर शाम होने पर अपने घर लौट आया करता। एक शाम की बात है जब राम प्रकाश के गुब्बारे ज्यादा नहीं बिकते और वो घर आता है।
उसको देखकर उसकी बेटी चंचल उससे कहती है, बाबा आप मेरे लिए जलेबी लेकर आए हो ना? मैंने आपसे जलेबी लाने को कहा था, वो तो याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है, पर बेटा आज ज्यादा गुब्बारे नहीं बिके हैं, इसकी वजह से जलेबी नहीं ला पाया। राम प्रकाश के जलेबी ना लेकर जाने से चंचल उदास हो जाती है। तभी राम प्रकाश की बीवी सरिता आती है और चंचल को समझाती है, बेटा आज बाबा ज्यादा गुब्बारे नहीं बेच पाए, इसीलिए कल लेकर आएंगे। क्यों जी, लेकर आएंगे ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अपनी बेटी के लिए कल जरूर लेकर आऊँगा और उसकी माँ के लिए भी लेकर आऊँगा। हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन पहले आप थोड़ा राशन ले आइए, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। ठीक है। इतना कहकर राम प्रकाश घर का राशन लेने चला जाता है और खुद से कहता है, कैसा पिता हूँ मैं, अपनी बेटी को एक जलेबी तक नहीं खिला सकता हूँ। वो बेचारी रोज सोचती है कि मैं उसके लिए जलेबी लाऊंगा। कुछ देर बाद वो एक दुकान पर जाता है और उधार भी सामान लेकर घर जाने लगता है कि कुछ ही दूरी पर कुछ लोगों को आपस में बात करते हुए सुनता है। तभी वो एक आदमी से पूछता है, अरे भाई इतनी भीड़ क्यों है, कुछ हुआ है क्या यहाँ पर? क्यों भाई, तुमको कुछ मालूम नहीं है का? बारिश की संभावना है, 2 दिन में ना बहुत तेज बारिश होने वाली है। बारिश? अरे हाँ हाँ बाबा बारिश। मैं तो जा रहा हूँ अपने घर, सारा सामान ठिकाने लगा दूंगा ताकि बाद में मुझे कोई दिक्कत ना हो। मैं भी जाता हूँ जल्दी जल्दी घर की मरम्मत भी करवानी है। हे भगवान मैं क्या करूँ? राम प्रकाश घबराते हुए घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे घबराता हुआ देखकर कहती है, क्या हुआ जी, आप इतने घबराए हुए क्यों हो? तबीयत ठीक तो है ना आपकी? हाँ ठीक हूँ, पानी पिला दो। सरिता जल्दी जल्दी रसोई घर में जाकर पानी लेकर आती है और राम प्रकाश को देती है। राम प्रकाश पानी पी ही रहा होता है कि तभी सरिता उससे सवाल करती है, क्या हुआ था आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ तो बोलिए, बोलते क्यों नहीं आप? बस करो, कितना सवाल पूछोगी? पानी पीने के लिए दिया है तुमने, पहले वो तो पी लेने दो यार, फिर बताता हूँ तुम्हें सब कुछ। हाँ पर कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? चुप हो जाओ भाग्यवान, चुप, बिल्कुल चुप, वरना मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तभी सरिता राम प्रकाश के हाथ को हटा देती है और राम प्रकाश सरिता को बारिश वाली सारी बातें बताता है। वहीं खड़ी चंचल सारी बातें सुन लेती है। सरिता को बारिश बिल्कुल पसंद नहीं थी क्योंकि उसका घर मिट्टी का बना था और बारिश में पूरा घर गीला हो जाया करता। ये बात सुनकर सरिता कहती है, हाय ये बारिश मुझे जरा भी पसंद नहीं है, अब फिर से घर के अंदर कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। इतना कहकर सरिता खाना बनाने चली जाती है और कुछ ही देर बाद तीनों खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह राम प्रकाश आराम से सो रहा था। तब सरिता और चंचल उसे उठाते हैं, उठो, आज काम पे नहीं जाना क्या आपको? कब तक सोते रहोगे? अब उठ भी जाइए। हाँ उठ जाइए, वरना देर हो जाएगी बाबा। इतना उठाने के बाद राम प्रकाश उठ जाता है पर सरिता से कहता है, नहीं आज मैं काम पे नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? अरे क्यों भूल गई हो क्या तुम कि 2 दिन में बारिश होने वाली है और ऊपर देखो हमारी छत टूटी हुई है कि मरम्मत करनी पड़ेगी, वरना बारिश का पूरा पानी घर के अंदर आ जाएगा। मैं साहूकार से मदद लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाएंगे तो ठीक करवा दूंगा, वरना दूसरा कोई उपाय लगाना होगा। राम प्रकाश विनोद साहूकार के घर जाता है और उसे अपनी सारी परेशानी बताते हुए हाथ जोड़कर पैसे मांगता है। साहूकार पैसे के लिए उसे मना कर देता है। तुम्हारे पास कहाँ से आएंगे पैसे मुझे देने के लिए? अरे तुम खुद भूखे नंगे इंसान हो, इतनी बार बोला था ये गुब्बारे बेचना छोड़कर मेरे पास काम कर लो, लेकिन नहीं। अब भीगो तुम और तुम्हारा घर, मुझे क्या लेना देना तुमसे, और वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। नहीं मालिक ऐसा ना कीजिए, मैं आपकी पाई लौटा दूंगा, रहम कीजिए। विनोद राम प्रकाश की एक नहीं सुनता और राम प्रकाश को जाने के लिए कह देता है। राम प्रकाश दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर जंगल से कुछ लकड़ियाँ और टहनियाँ लेकर अपने घर पहुँचता है। सरिता और राम प्रकाश दोनों मिलकर घर को ठीक करने लगते हैं। ऐसे ही एक शाम को सभी बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक से बारिश होने लगती है और फिर चंचल डरते हुए कहती है, बाबा कितनी जोर से बारिश हो रही है, अब हमारा घर फिर से कीचड़ से हो जाएगा ना? डरना नहीं है बेटा, तुम बहुत बहादुर बच्ची हो ना, और अपने बाबा से भी कई ज्यादा बहादुर हो, समझी? हाँ समझ गई बाबा, मुझे डरना नहीं है। शाबाश मेरा बहादुर बच्चा।
राम प्रकाश अपनी बेटी को समझा देता है और कुछ देर बाद बारिश बहुत जोरों से होने लगती, जो कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। कुछ देर बाद राम प्रकाश, सरिता और चंचल खाना खाकर सो जाते। अगली सुबह जब सरिता उठती है तो देखती है कि गांव में धीरे धीरे पानी भर रहा था, जिसे देखकर सरिता डर के मारे राम प्रकाश को उठाती है। अरे सुनते हो, उठो भी अब, उठ जाओ वरना हम सबको उठना पड़ेगा। तभी राम प्रकाश उठ जाता है। चिल्ला क्यों रही हो, धीरे से भी बोल दो, तब भी सुन लेता मैं। धीरे से बोलती तो सुन लेते, पर उठते नहीं। हाँ क्या हुआ बताओ, चिल्ला क्यों रही थी? बाहर जाकर देखो, पूरा गांव डूब रहा है। जैसे ही राम प्रकाश उठकर बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है, ये देखकर कि आधा गांव बारिश के पानी से भर चुका था। कुछ लोगों के तो घर के अंदर भी पानी घुस रहा था। गांव वाले इधर उधर भटक रहे थे। ये देखकर राम प्रकाश सरिता से कहता है, सरिता देखो, गाँव वाले बेचारे कहाँ जाएंगे? इनको अपना 2 दिन पहले सोच लेना चाहिए था। अगर सोच लेते तो आज बारिश में ऐसे भीगना नहीं पड़ता। देखो सरिता, हमारा घर ऊंचे में है तो हम इन सबकी मदद कर सकते हैं। जितना हो सकता है उतने लोगों की मदद कर सकते हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, वरना हमारे घर में फिर से कीचड़ कीचड़ हो जाएगा। अरे मैं साफ कर दूंगा पूरी कीचड़। इतना कहकर राम प्रकाश सभी गांव वालों की मदद करता है। किसी का सामान डूब रहा होता है तो किसी की गाय बकरी, सबकी मदद करते हुए राम प्रकाश आगे बढ़ रहा था। तो देखता है जिस साहूकार से राम प्रकाश ने पैसे उधार में मांगे थे, उसके घर में भी बारिश का पानी घुस चुका था और बाप बेटी दोनों अपने घर में ही फंस गए थे, मदद मांग रहे थे। इतने में राम प्रकाश उन्हें देखकर उनके पास तैरते हुए पहुंचता है। साहूकार जी आइए, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ। अरे अरे अरे, किसी ने मेरी मदद नहीं की तो तुम क्यों आए हो मेरी मदद करने? साहूकार जी ऐसी बातें नहीं करते, ये समय नहीं है इन बातों का। आप अपना हाथ दीजिए मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया राम प्रकाश। अगर आज तुम ना होते तो मैं तो इस बाढ़ के पानी में डूब कर मर जाता। ऐसे ही सबकी मदद करते करते राम प्रकाश अपने घर पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा कर ले आता है। तो वही सरिता सबको चाय बनाकर पिलाती है। कुछ दिनों बाद सुहानी सी सुबह होती है। सभी अपने अपने कामों पर जाते हैं और राम प्रकाश भी अपने गुब्बारे बेचने के लिए निकल पड़ता है। और गांव वाले सभी राम प्रकाश से एक एक गुब्बारा खरीदते हैं उसकी मदद करने के लिए। और फिर राम प्रकाश अपनी बेटी चंचल के लिए जलेबी लेकर आता है, जिसे देखकर चंचल बहुत खुश होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।